तो अगर आप इस वक्त एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि सेकेंड ईयर तक आपको लगा कि नहीं यार ये वो बात नहीं है जो मैं चाह रहा था अपने जीवन में, और आप अपने पेरेंट्स से जाकर डिस्कस करते हैं कि मैंने यूएस का सोचा है, तो उन्होंने कहा क्या करना होगा, तो बोले यूएस एमएलई है, स्टेप 1 यहीं देना है, 2 3 वहां जाके देना है। तो स्टेप 1 में ये नॉर्मली माना जाता है कि थर्ड ईयर में आप स्टेप 1 दे दो, थर्ड ईयर के एंड में। तो आपने यूएसएमएलई की तैयारी शुरू करी, उससे रिलेटेड आपने मटेरियल पढ़ना शुरू किया, जो कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसा ही है बट उसका थोड़ा अप्लाइड फॉर्म है। तो बेसिकली यूएसएमएलई के अंदर जो एक मेजर आपने फैसला लिया कि मुझे वहां जाना है और पढ़ना है, तो स्टेप 1 आपने इंडिया में देना है, जो कि एंड ऑफ थर्ड ईयर में आप नॉर्मली दे देते हैं। आपका एक स्कोर आएगा, वो स्कोर वैलिड रहता है कुछ समय तक। अब ये जो एग्जाम अभी तक आपने दिया, जो कि आपने इंडिया में थर्ड ईयर एमबीबीएस के साथ दिया, इसके लिए हार्डली क्या खर्चा हुआ, कुछ भी नहीं, एक बस पढ़ाई है, कुछ किताबें हैं, चंद किताबें एंट्रेंस की, दैट्स हार्डली अ कपल ऑफ ₹1000। उसके बाद मेन कुछ एनरोलमेंट फीस या कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अभी कुछ सिर्फ आपने सिर्फ एक छोटा सा एक फॉर्म भरा कि हाँ मेरे को स्टेप 1 देना है, उसका बस, कुछ ज्यादा नहीं है उसका। फिर उसके बाद जो स्टेप 2 है जो वहां जाके होना है, और जो स्टेप 3 है जो वहां जाके होना है, तो आने जाने का खर्चा है, लाख सवा लाख रुपए की टिकट है। वहां पे ना माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आपके पेरेंट्स का माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या है, अब फिर से मैं उसी बात पे आता हूँ कि सपना किसने देखा, मदर ने, पेरेंट्स ने। तो जो मदर ने सपना देखा, मदर ने तो देखा अपोलो के लिए, मैक्स के लिए, फोर्टिस के लिए, गंगाराम के लिए, यशोदा के लिए, इसके लिए उसके लिए। मदर ने ये कहीं फिट नहीं किया था कि मैं यहाँ रहूंगी, ये यूएस चला जाएगा। तो वहां पर फिर वो पेरेंट्स की एक वैल्यू आ जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, वो सीधा बोलते हैं, कह रहे बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, हमें ऑप्शन मिलती है हम भी जाते हैं, कोई बात नहीं, हम है तुम जाओ। तो वहां पे वो जो लाख सवा लाख रुपए टिकट का खर्चा है, वहां जाके कुछ समय रहने का खर्चा है, क्योंकि वहां स्टेप 2 देने से पहले आपको एक ऑब्जर्वरशिप करनी पड़ती है, जो पहले मेरे समय में मुश्किल थी, आज के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं। लिंक्डइन पे जाइए, ईमेल करिए, वहां से ईमेल निकालिए, ईमेल करिए, मेडिकल जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप ऑब्जर्वरशिप करना चाहते हैं आपको बुला लेंगे। एमबीबीएस करते करते आप जा सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ डॉक्टर तुषार की, है क्या कि जितने भी लोग होते हैं उसमें से काफी लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं होते, वो मतलब और भी लोअर कैटेगरी आप मान लीजिए, बट दे कांट अफोर्ड टू सेंड देयर किड्स टू यूएस इवन फॉर। हाँ, 5-7 लाख का जो टोटल खर्चा है, हाँ, वो वहां उससे ज्यादा मेरा ऐसा मानना है। और ऐसा कैसे कि मतलब सिर्फ आप टिकट का खर्चा दे रहे हो, आपको रहने का खर्चा है, क्या वहाँ कॉलेज का खर्चा नहीं हो? नहीं, वो तो अभी आप ऑब्जर्वरशिप के लिए गए हो ना। अच्छा, सिर्फ अभी तो आप सिर्फ वहां गए, आपने अभी स्टेप 2 इट्स लाइक फेलोशिप। हाँ, मतलब आपने गए, आप बेसिकली इट इज लाइक एडिंग टू योर सीवी, वो सिर्फ आपको अपना सीवी में ऐड करना होता है, बिकॉज स्टेप दिस इज एमएलई फर्स्ट स्टेप, दिस इज एमएलई स्टेप 1 हो गया, आपका इंडिया में हो गया, स्कोर अच्छा आ गया, आपको समझ में आ गया कि स्कोर के साथ मैं 2 और 3 दे सकता हूँ। तो 2 और 3 देने से पहले आप वहां गए, आपने बेसिकली अपना सीवी बायो अच्छा स्ट्रांग बनाना है, तो आपने वहां देखा, एनवायरनमेंट देखा, इंटर्नशिप करी, यहाँ देखा वहां देखा, और अभी आप इंडिया में मेडिकल कॉलेज में ही हो, अभी आप निकले नहीं हो, और आप एक हफ्ते की, 1 महीने की, 2 महीने की छुट्टी लेके वहां गए हो, और वहां जाके आपने ये सारी चीज देखी, आप इंडिया वापस आए, आपने अपनी इंटर्नशिप के साथ स्टेप 2 लिखा, इंटर्नशिप के बाद स्टेप 3 लिखा। सिर्फ इसमें थोड़ा एक आप ट्रेडिशनल पाथ से थोड़ा हट के गए। मेरे समय में इसको ट्रेडिशनल पाथ से हट के जाना बोलते थे, आज की डेट में इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। एजुकेशन लोन्स है, क्यों है एजुकेशन लोन, कुल मिला के खर्चा 8-10 लाख रुपए, वहां रेजिडेंसी के पहले साल में इतने पैसे आ जाने रेजिडेंसी करते हुए। इंडिया में स्टाइपेंड 70,000 80,000 रुपए है आज की डेट में भी, इंटर्नशिप में मिल जाते हैं 25-30 हजार रुपए महीने के। तो वहां पर आपको पता लग जाता है कि ये पैसा वर्थ है देना, क्योंकि स्टेप 2 स्टेप 3 के बाद जब आपको वहां रेजिडेंसी मिलेगी तो यू विल बी इन द बेस्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस यू विल गेट व्हाट यू वांटेड। तो यहाँ पे एक्सपोजर है। जैसे आई नेवर वांटेड एमएलई इन माय लाइफ, ऑल्दो मेरे से पहले मेरा एक कजन यूएस गया था और वो वहां पे इंजीनियर है वो, और वो मुझे बार बार बोलता था, एंड दैट इज द रीजन कि जब मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस में था उसने मुझे कंटेंट भेजा टू प्रिपेयर फॉर यूएस एमएलई, बट मैं अंदर से कभी मोटिवेटेड नहीं था, बिकॉज मैं एक सांचे और खांचे में बना हुआ था कि मेरे फादर यहाँ, मेरे अंकल यहाँ, मेरे ये सब यहाँ, तो मुझे भी यहाँ। लेकिन ऑफ लेट जब मैं वहां जाता हूँ तो आई सी अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन पीपल एंड डॉक्टर्स ओवर देयर। वो लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमसे बेहतर कर रहे हैं, वो मैं कहूँगा कि वो लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं, हम क्वांटिटी में बिलीव करते हैं।
चीज़ें वहाँ भी और मोरलेस सेम है, हमारे यहाँ भी मोरलेस सेम है. दे गो बाय द बुक, वी कैन डू एनीथिंग बिकॉज हमारे यहाँ जनता इतनी है. तो हम जो किताब में लिखा है हम उसे लेफ्ट राइट हो सकते हैं, वो नहीं होते. दे हैव टू गो बाय द बुक, दैट्स व्हाई दे आर टिमिड. वहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है बट मुझे पसंद नहीं है. क्यों? हर चीज़ के लिए एक रेफरल सिस्टम है. आपको पहले एक बेसिक डॉक्टर से मिलना है, वो आपको आगे रेफर करेगा. वो उसको नहीं लगता है रेफर करने की जरूरत है तो वो नहीं करेगा. एक MRI कराने के लिए आपको वेट करना है, एक एंटीबायोटिक के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए. मैं अभी कुछ दिन था वहाँ, मेरे को फीवर हुआ तो थैंकफुली इंश्योरेंस लेके गया था और मैंने वो उस पर सबमिट किया. वहाँ से आया और मैं एक फार्मेसी में गया जस्ट एक एंटीबायोटिक लेने. तो मेरे को हंसी भी आई इस बात पे कि हैड इट बीन इंडिया आई वुड हैव गॉट इट एट होम. तो चीज़ें डिफरेंट भी हैं, चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं जो ज़िंदगी को जीना चाहते हैं. अगेन एस्पिरेशंस. तो ज़्यादातर लोगों के एस्पिरेशन इंडिया, गवर्नमेंट कॉलेज, एम्स, बड़े कॉलेज, डॉक्टर, मैक्स, अपोलो. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं. उनको लगता है कि यार ये क्या 9 से 5-7 दिन काम करना. क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स के कोई वर्किंग आवर्स डिफाइंड नहीं है. रेजिडेंसी में भी कोई वर्किंग आवर डिफाइंड नहीं है. हमारे कभी डिफाइंड ही नहीं थे. हमारे पास ये कभी एक्सक्यूज नहीं था कि मेरी ड्यूटी खत्म होगी. हमने कभी बोला नहीं, बात नहीं बोली मेरी ड्यूटी खत्म हो गई सर, मेरा टाइम ओवर हो चुका है सर. वो टाइम ओवर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. यू आर नॉट सपोज टू से दिस, यू कांट से दिस. हायरार्की में आप ये बात कह दोगे वो ऐसे देखेंगे अच्छा डिफाइन कब हुए थे जो तुम्हारे घंटे खत्म हो गए. वहाँ आपको पता ही है, वहाँ क्लियर कट है और वहाँ कोई हायरार्की नहीं है. हमारे यहाँ सर है, बॉस है, वहाँ कुछ है नहीं. वहाँ एवरीबडी एड्रेसेस द अदर पर्सन बाय फर्स्ट नेम और सेकंड नेम. वहाँ कोई HOD कॉन्सेप्ट नहीं है. एक है सिस्टम तो है कि सीनियर है, जूनियर है, बट दे डोंट एड्रेस इट लाइक दैट कि ये मेरे बॉस है, मेरे सर है. पहले नाम से बात करते हैं वो लोग. तो वो कुछ लोगों को वो पसंद आता है और उसके एवज में उनका जा क्या रहा है, चंद लाख, 7 लाख, 8 लाख जो एजुकेशन लोन पे मिलने हैं, जो पता है वहां जाते ही रिकवर हो जाने. क्योंकि इंडिया में तो आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे ना, तो आपने एक बड़ी अच्छी कॉलेज की सीट निकाली है जिसका आप साल का 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपए भर रहे हो. तो यहाँ पे माइंडसेट का गेम है. इंडिया के कुछ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर माइंडसेट है. मणिपाल एक मेडिकल कॉलेज है, हालांकि प्राइवेट है, फीस अच्छी है, लेकिन वहाँ माइंडसेट है. वहाँ के बच्चों में माइंडसेट है. एम्स दिल्ली माइंडसेट है. मैमसी में भी अब काफी कुछ, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में माइंडसेट है. इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. आप PGI रोहतक से उतने स्टूडेंट्स KGMC लखनऊ से जाते हुए नहीं देखेंगे जितना आप मणिपाल से देखेंगे, एम्स से देखेंगे. क्योंकि वो माइंडसेट है. सीनियर गया था तो मैं भी जाऊंगा, वो गया था तो मैं भी जाऊंगा. मैं उसके टच में हूँ. इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल है. मेरे टाइम में नहीं था, मेरे टाइम में बिल्कुल नहीं था. मुझे सुनने में आता था कि हाँ वहाँ कोई है जो गया है, वो क्या कर रहा है पता नहीं, नंबर है पता नहीं है भी तो क्या करेंगे. इंटरनेशनल कॉलिंग, डोमेस्टिक कॉलिंग उस जमाने में 15 रुपए 14 रुपए थी. इंटरनेशनल तो किसको फोन करके पूछे, आज की तरह तो है नहीं, व्हाट्सएप किया पूछ लिया. तो ये सोशल मीडिया से, इंटरनेट से जो दुनिया छोटी हो गई है, तो लोगों को अब समझ में आ गया कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वहां जाना. आप यकीन करें, मैं 30 जनवरी को मैं गया था अभी US. मेरी फ्लाइट थी वाया इस्तांबुल LA की, और मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया गया था पहले. UCLA जाना था मुझे. तो मुझे एयरपोर्ट पे, दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पे, मेरी फोटोग्राफ भी है वो सोशल मीडिया पे, मुझे एक मेडिकल स्टूडेंट मिला. सुनने वाली बात है. और मैं लाउंज में बैठा हूँ एंड आई एम हैविंग समथिंग एंड समबडी कम्स अप टू मी एंड सेज अरे सर 3rd ईयर में आपकी क्लास लगाई थी, आपका लेक्चर सुना था. कहाँ पे? BJ मेडिकल कॉलेज है अहमदाबाद में. तो मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहे मैं सर मैं भी US ही जा रहा हूँ. I was shocked. I said, family, no. Relatives, no. I said, then why? कहता है externship करने. So when you do a medical practice, kind of practice after MBBS here, it's called internship. आप बाहर जाते हैं तो वो externship हो जाती है. तो कह रहा है externship and observership. I said, मतलब? कहता है सर MLA की तैयारी कर रहा हूँ. You know that a significant part of Indians living in US are Gujaratis. बहुत है वहाँ, मतलब मल्टी स्टोर्स, वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स ही पटेल्स के हैं ज़्यादातर. बिकॉज गुजराती बहुत बड़ी संख्या में है. मतलब पंजाबी जो है, पंजाब के लोग जो है वो कनाडा और UK में ज़्यादा हैं, तो ऐसे ही गुजराती जो है वो US में ज़्यादा. तो ही सेड कि सर सीनियर भी वहाँ हैं और उनसे मेरी बात हुई थी और ऐसे ऐसे करके. तो मैंने कहा हैव यू ट्रैवल्ड इंटरनेशनल बिफोर? कहता मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. फाइनेंशियल बैकग्राउंड वेरी हम्बल एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. He was listening to music, he was doing everything, and it was his first international flight, that too straight to US. And बिल्कुल वो कहता मैं जाऊंगा सर वहाँ 20-25 दिन रुकूंगा, अरेंजमेंट किया हुआ है. कहता नहीं मेरे सीनियर है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, विल फिगर इट आउट, तो आ जा.
और मैं वहाँ वो सारी चीज़ ऑब्जर्व करूँगा, देखूंगा, और आई हैव अटेंडेड योर लेक्चर 2 years ago और मे बी 1 year ago, सो आई रिकग्नाइज्ड यू, आई वांटेड टू सी यू। दैट बॉय वाज एन इंस्पिरेशन। ठीक है, उसने बोला फोटो के लिए, नहीं तो मैं बोलने वाला था, और मैंने डाला भी मेरे इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, हर जगह है वो फोटोग्राफ। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट पे भी मैं थोड़ा परेशान था कि कैसे होगा, जब मैंने ली थी बैक देन। और वो लड़का अपने ज़िंदगी की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ली। उसके परिवार में कभी कोई इंटरनेशनल नहीं फ्लाई किया आज तक, उसने वो पासपोर्ट भी इसी चक्कर में बन रहा है। तो हैविंग सेड दैट, ये चीज़ें अब डे बाय डे चेंज हो रही हैं, विच इज़ गुड इन अ वे बट बैड इन मोस्ट ऑफ द वेज, बिकॉज इट इज़ वेरी वरिंग। बिकॉज अब आप ये देखें ना कि फिर भी बात पे आते हैं कि नीट यूजी में जिनका कट ऑफ नहीं है या कट ऑफ कम है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एट एनी कॉस्ट जा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट में अच्छी, जो क्रीम जिसको हम बोलते हैं, क्रीम जा रही है, और क्रीम फिर वहां से बाहर जा रही है। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना पड़ेगा, हेल्थ सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करना पड़ेगा, इफ यू वांट दीज पीपल टू स्टे बैक, else they will just go, they will just leave. So the people going outside the country for higher education, this number has gone up like anything after COVID. तो कोविड भी एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर प्ले किया, कोविड ने भी। मेडिकल कॉलेजेस बंद, एजुकेशन सिस्टम बंद, अस्पताल चालू थे, लेकिन कॉलेज तो बंद थे ना, टीचिंग फैकल्टी तो नहीं पढ़ा पा रही थी ना उतने अच्छे से। बट वो तो कहीं भी नहीं पढ़ा पा रही होगी ना। अब पता है क्या है कि ना, आप ये सोचिए कि एमबीबीएस ना बटी हुई है हिस्सों में। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक साइंसेज है, सेकंड ईयर में प्री क्लिनिकल है, थर्ड और फोर्थ ईयर में क्लिनिकल है। तो प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, क्लिनिकल ऐसे है। अगर आपका प्री मिस हो गया तो आपका पैरा और क्लिनिकल ठीक से नहीं होगा। अगर आपका प्री हो गया, पैरा नहीं हुआ है, तो क्लिनिकल ठीक से नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि जिसको आज मजाक में कई लोग कोविड बैच भी बोल देते हैं, कि जिनकी एंट्री ही एमबीबीएस की 2019 सितंबर की थी और मार्च में कोविड आ गया, उनके फर्स्ट ईयर के बेसिस ही ठीक नहीं है, उनके फाउंडेशन ही ठीक नहीं पड़ी हुई। तो आप उन स्टूडेंट के बारे में सोचिए, 2020 में नहीं पढ़ पाया फर्स्ट ईयर, 21 में सेकंड वेव आई, नहीं पढ़ पाया सेकंड ईयर, 2022 और 23 और 24 में एग्जाम आ गया, तो पहले 2 साल तो चले गए। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप खुद पढ़ सकते हैं या आप खुद पढ़ के सीख सकते हैं। ऐसा होता तो यूट्यूब से लोग एमबीबीएस कर लेते हैं, तो वो तो हो नहीं सकता। यू हैव टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क जहाँ पे आपको पढ़ाया जाए। तो ये पढ़ाई और एक, मैं मतलब साउंड नहीं करना चाहता ऐसे, बट एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि यहाँ पर आप डिग्री लेते नहीं है, यहाँ डिग्री दी जाती है, मिलती है। तो फर्क है, दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। आप एक इंजीनियरिंग करने के बाद, मेरे को ऐसा थोड़ा बहुत जो आइडिया है, बहुत लोग जो उसके बाद कर रहे होते हैं, उनका उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री से कोई लेना देना भी नहीं होता। जितना मुझे आइडिया, मैकेनिकल करने के बाद काम वो आईटी में कर रहे हैं, आईटी के बाद वो काम कुछ और कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है एमबीबीएस ठीक से नहीं करी, कोई बात नहीं, मैं वेटरनरी डॉक्टर बन जाता हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने जरूरी है। क्यों, एक और भी बात है, अब आपने एमबीबीएस कर ली जिसके अंदर आप इनएडिक्वेटली टॉट हो, आपको उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया गया, सब ऑप्टिमल एजुकेशन आपकी। अब उसके बाद आप सोचिए कि आप आगे जाएंगे तो आपको अंदर ही शर्म आएगी दोबारा पूछने में कि ये कैसे हुआ ये। तो यहाँ से क्या है कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोविड के बाद भी लोगों को ये एहसास हुआ कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा फ्लॉड है, और थोड़ा नहीं काफ़ी फ्लॉड है, वो एहसास हुआ। दूसरा, फिर जो कोविड की सेकेंड वेव में हुआ, उसके बाद लोगों का विश्वास उड़ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स की। They had money, they had resources, but they could not save their loved one despite having everything because bed नहीं मिला. Correct. So they don't find a country worth living. तो उन्होंने सोचा कि हम तो यहाँ चलो रह रहे हैं क्योंकि हमारी जॉब है, हमारा बिजनेस है, या हमारा जो भी कुछ है, बच्चे को बाहर भेज देते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। हालांकि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो मेरा हमेशा मानना है, लेकिन फैसला तो लिया जाता है ना उस चक्कर में। तो टैलेंट बाहर चला जाता है, टैलेंट बाहर जा रहा है और संख्या बढ़ती जा रही है। बट अभी क्या है, डिनोमिनेटर इंडिया में बहुत बड़ा है, 25 लाख 30 लाख लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। अगर उसमें से कुछ लोग अच्छे बच्चे हैं जो बाहर चले भी जाते हैं, तो अभी भी हमारे पास चंक बहुत बड़ा है। मैं एक्चुअली वही, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। जब हम वो बात कर रहे थे कि जब लोग बाहर से पढ़कर इंडिया में आते हैं तो जो लाइसेंसिंग टेस्ट होता है, यू सेइंग दैट द परसेंटेज इज ओनली अबाउट 15-20-25%। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बाकी के परसेंटेज हैं वो फिर आकर क्या करते हैं? ड्रॉप।
लीविंग मेडिकल? नहीं, एक और ड्रॉप करते हैं, एक और साल ड्रॉप लेंगे टू क्लियर द एग्जाम। सर लाइसेंसिंग एग्जाम एज ऑफ नाउ साल में 2 बार होता है। एज ऑफ नाउ साल में 2 बार आपको ऑप्शन मिलती है अपनी एमबीबीएस को वैलिड करने की, तो आप दीजिए, अटेम्प्ट दीजिए। तो मतलब वो अटेम्प्ट दे सकते हैं बार? हाँ, दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं। 149 पे अटके हुए लोग कई तो 150 पासिंग मार्क्स हैं, तो पहली बार में 131, दूसरी बार में 142, तीसरी बार में 149, 1 मार्क्स से रह गए। फिर 6 महीने बाद फिर एफर्ट है। बहुत लोग जॉब में चले जाते हैं, हालांकि अगेन टू से इट ऑन द कैमरा अलाउड नहीं है, आपकी वैलिड तो है नहीं एमबीबीएस, तो यू कैन नॉट ज्वाइन एनी हॉस्पिटल। तो अपना क्लिनिक चलाना शुरू कर दें। देयर आर फ्यू, दिल्ली एनसीआर में देयर आर फ्यू हॉस्पिटल्स जो इन बच्चों को ले लेते हैं अंडरपेड। उन्हें लगता है एक नॉर्मल रेजिडेंट डॉक्टर रखेंगे, वो ले लेगा 50,000, 60,000, ये 70,000, आधे में आ जाएंगे। वो भी कब तक घर बैठ के पढ़ते रहेंगे। तो डॉक्टर तुषार, मैं काफ़ी डॉक्टर से मिला हूँ, मैंने काफ़ी डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट भी किए। आप इतनी ज़्यादा इनसाइट कैसे जानते हैं? मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू योर एजुकेशन, बट आई थिंक अदरवाइज ऑल्सो आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता है, आपको बाहर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है वो पता है, आपको बाहर स्टेट्स में क्या हो रहा है, मतलब स्टेट्स एज इन इंडिया में जो स्टेट्स हैं वहाँ क्या हो रहा है आपको वो भी होता है, और आप रहते गुड़गांव में हो। तो ये कैसे आप, कहाँ से आप नॉलेज बटोर रहे होते? प्राइमरी तो इंक्विजिटिवनेस, प्राइमरली अगर मैं बोलूं तो आई एम अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन बाय नेचर। So you search everything on? Yeah, I keep talking to people, I keep meeting, I keep reading, I keep I start my morning with Twitter, which is now X. So I have to go through everything and anything which is going on in and around the world regarding the medical education. Sciences. And for last 14 years since I'm into education and teaching for NEET PG में एंट्री के लिए, जो उस ज़माने में नीट पीजी नहीं होता था, तो आई मस्ट हैव टॉट, आई कैन नॉट इवन काउंट, मे बी 15-20 लाख डॉक्टर्स जो एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको आगे के लिए मैंने पढ़ाया है। मैंने ट्रैवल टू, जैसे मैंने बताया, तियानजिन मैं बहुत गया हूँ, चॉनशिंग गया हूँ, बीजिंग, शंघाई, चाइना में। उस ज़माने में इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही हम मेडिकल स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है जो इंडिया से गए, हरियाणा के, राजस्थान के, बिहार के बच्चों को मैंने पढ़ाया है कि वहाँ जाके कि तुम यहाँ आए हो, लेकिन अब जब तुम वापस आओगे तो उसकी पढ़ाई ये है। तो उनके साथ रहा हूँ, उनके डॉर्मेट्रीज में रहा हूँ, उनके साथ इंडियन खाने के लिए स्ट्रगल किया है, उनका एक्सपोजर देखा है, उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है, उनको मतलब दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, प्रॉब्ली दैट्स वाई पैसे कम है तभी तो बाहर गए, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना था, तो उनके चैलेंजेस सुने हैं। तो आई कीप मीटिंग दीज पीपल, तो इस वजह से मेरे को काफ़ी आइडिया रहता है इन चीज़ों का। एंड अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब आई शुड नो एवरीथिंग जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। मतलब ऊपर वाले ने इतनी काबिलियत नहीं दी कि किसी चीज़ को ईजाद कर सकें, तो कम से कम इतनी तो दे कि जो चल रहा है वो सब पता कर सकें। तो बस इसी चक्कर में मैं आई जस्ट नहीं, गुड टू नो दैट कि आप इतना सोच रहे हो मेडिकल साइंस के बारे में। तो एक्चुअली मेरा फॉलोअप क्वेश्चन इसमें यही है कि क्या आप ऐसा भी देखते हो कि बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ लूप होल्स एज वेल राइट इन द सिस्टम राइट नाउ, सो डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट यू मेक इट बेटर फॉर द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स? मतलब जो आप बोल रहे हो कि बाहर चले जाते हैं बच्चे, या ये हो जाता है, या नीट यूजी पीजी में जो कंट्रोवर्सीज हो रही है, वुड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन वर्क towards it and make it a better place for everybody? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि I want to be a part of the organization, because I've been following this for last almost now 20 years, maybe more than that. तो मुझे कुछ चीज़ें ना दिमाग में बड़ी clear है that I'm not a revolutionary, क्योंकि I have tried a couple of times as an MBBS student. 1-2 साल के बाद मुझे समझ में आया कि बागी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया को बदलने चलते हो तो उस चक्कर में आप खुद बदल जाते हो। तो मैंने कोशिश करी है 1-2 बार। मुझे इतना पता है, जो कि मेरा शुरू से मानना है, कि दिस एंटायर सिस्टम हैज़ टू गो इन द हैंड्स ऑफ सर्टेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हु आर फार मोर सीनियर देन मी, एंड दे शुड नॉट बी बायस्ड। देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट बायस इन आवर कंट्री फॉर दोज पीपल जो इन्हीं रशिया, यूक्रेन, चाइना से एमबीबीएस करके आते हैं। बहुत बायस है, दे आर लुक डाउन अपॉन। ठीक है, उसकी किस्मत थी, वो गया, उसका फैसला था, वो गया, पैसा नहीं था, कम था, जो भी था, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता ना
कि हम भी उनको हम कायदे से मिलें करें। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जो बाहर से MBBS करके आते हैं कुछ नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट है MS ऑर्थोपेडिक्स, अभी उसने, अब तो खैर काफ़ी साल हो गए, एम्स ऋषिकेश से ख़त्म किया, अभी MCH ख़त्म किया, हरियाणा रेवाड़ी से रहने वाला है, मेरे घर कई बार आ चुका है, लंच कर चुके हैं हम साथ। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखिए काबिलियत ना इंसान में होती है, डिग्री में नहीं होती, ये बड़ा बेसिक सा एक फैक्ट है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी अगर आप एम्पैथेटिक नहीं है तो क्या फ़ायदा उन कागज़ों का। लेकिन अगर आप बाहर से भी करके आए हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के बच्चे के, ऐसा नहीं है कि वो दे डोंट डू वंडर्स। आज की डेट में गुड़गांव की अगर हम बात करें तो टॉप 100 डॉक्टर्स ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स अगर हम देखेंगे तो 40 की MBBS आपको बाहर की मिलेगी, मतलब प्राइवेट कॉलेज की मिलेगी। द पेरेंट्स मस्ट हैव पेड मनी टू गेट देम MBBS, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट क्वालिफाइड या उनको समझ नहीं है। दे आर गुड एट देयर जॉब बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन में मेहनत करी, उसमें भी पैसे लग गए कोई बात नहीं, उसके बाद आके मेहनत करी, SRशिप करी। देखिए एग्जाम ना कोई मापदंड नहीं है किसी इंसान का भविष्य जानने के लिए, है मापदंड लेकिन एक लिमिट तक है। हर इंसान जो कामयाब है जरूरी नहीं कि उसकी रैंक अच्छी आई हो, और हर इंसान जिसकी रैंक अच्छी आई है जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो। कामयाबी और अच्छी रैंक दो अलग चीजें, अलग चीज है, करेक्ट। मैंने टॉप रैंकर्स को भी स्ट्रगल करते हुए देखा है, और जो लोग आज कामयाब है वो अपनी रैंक के बारे में जिक्र नहीं करते, वो बात बदल देते हैं क्योंकि उनकी रैंक अच्छी नहीं थी। लेकिन अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि कुछ टॉप के लोगों को, जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि मेडिकल ब्यूरोक्रेट्स को इसमें आना चाहिए, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में नहीं है। अभी क्या प्रॉब्लम है कि ब्यूरोक्रेसी ने इसको टेक ओवर किया। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन डिसॉल्व्ड, तो उसके बाद जो NMC बना, नेशनल मेडिकल कमीशन बना, जो इन सारे एग्जाम्स को कंट्रोल करता है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। गुड, ब्यूरोक्रेसी देश को चलाएगी, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी में मेडिकल के फील्ड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन फिलहाल अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। तो अभी नहीं तो बाद में जब आप और सीनियर हो जाएंगे, आप सोचते हो कि maybe but you have that vision or no? I have that vision. I have that vision, and I know that एक firm decision अगर कभी लिया जाएगा, which I am good at, I know, तो yes, why not? But having said that, वो point क्या है कि ऐसा लगता है कि जो चीज़ इतने सालों से बहुत स्लो पेस पे ठीक हो रही है। अब देखिए, आप पिछले 4-5 साल से किसी ने नीट की कंट्रोवर्सी के बारे में सुना भी नहीं था। 2013 में जब PG एंट्रेंस होती थी तो 2013 में पहली बार नीट आया था, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट आया था PG में। तो वो जब पहली बार जब वो एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आने में 5.5 महीने लग गए, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए ये लोग, स्केलिंग एंड इक्वेटिंग। उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन आज से 11 साल पहले एक नया कॉन्सेप्ट आया, स्केलिंग एंड इक्वेटिंग। उसका कोई सेंस नहीं था, उसका कोई लॉजिक नहीं था। वो सिर्फ 2 फैंसी वर्ड्स थे जो किसी ने सुने, किसी विदेश में होने वाले एग्जाम में सुने कि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी के बेसिस पे स्केलिंग करेंगे और मार्क्स के अंदर इक्वेटिंग करेंगे और हम स्टूडेंट्स को रैंक देंगे। उसको लाने में, रिजल्ट आने में 5 महीने लग गए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस बात का, उसका कोई मतलब नहीं था। यही नीट PG का एग्जाम उन दिनों में 7 दिन में होता था, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, मतलब 7 दिन वो पेपर चल रहा है। एक स्टूडेंट को 7 दिन नहीं आना है, एक स्टूडेंट को कोई भी एक दिन में एक स्लॉट ले लेना है। अब वो कहते थे कि किसी दिन पेपर टफ है, किसी दिन पेपर आसान है, कोई स्लॉट में पेपर टफ आ गया, कोई स्लॉट में पेपर आसान आ गया, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एक ही सपने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई सेट अटेम्प्ट किया, किसी ने कोई सेट अटेम्प्ट किया, सबका यूनिफॉर्मिटी तो नहीं थी ना पेपर में। तो उन्होंने कहा कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेट टफ था, कौन सा सेट इजी था, और उसके बेसिस पे स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब भी हो चुका है। तो बेसिकली वट एवर आवर मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इज टुडे, इट इज नथिंग बट अ ट्रायल ऑफ एरर्स। ये ट्राई कर लो, नहीं चला, चलो छोड़ दो, फिर ये ट्राई कर लो, चलो छोड़ दो। जैसे अब मैंने बताया आपको, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल एग्जिट टेस्ट, अभी तक नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब जो नई पॉलिसी आने वाली है उसको बोलेंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट, कि आप जब मेडिकल कॉलेज से एग्जिट ले रहे हैं तो आपका एक टेस्ट होगा। अभी आप देखिए क्या एग्जाम है, एंट्रेंस टेस्ट, कॉलेज में घुसने में से पहले का टेस्ट। अब ये बोल तो वो नहीं होगा, अब कह रहे हैं, बातचीत चल रही है, 3 साल हो गए, तो होगा तो सही। So basically then it is more like a license test. It is a license test which has to be given by all. जैसे अभी क्या है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ उस पर भी। अभी क्या है कि MBBS के बाद PG करना ऑप्शनल है, PG एंट्रेंस देना ऑप्शनल है। भाई आपने 5.5 साल आपने MBBS करी, 1 साल इंटर्नशिप करी, आपको डिग्री मिल गई, बात खत्म। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है करो, नहीं करनी ना करो। एंट्रेंस एग्जाम देना है दो, नहीं देना ना दो।
आपको यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको जहाँ जाना है आप जाओ। एग्जिट टेस्ट का मतलब क्या होगा कि आपको फाइनल ईयर एमबीबीएस के एंड पे आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिससे एक रैंक आएगी, और वो रैंक से आपको सीट मिलेगी, मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट मिलेगी आपको, और उसके बाद आपकी इंटर्नशिप चालू होगी। अभी क्या होता है कि इंटर्नशिप के बाद पीजी एंट्रेंस टेस्ट होता है, इंटर्नशिप, डिग्री, एंट्रेंस। अब क्या होगा, फाइनल ईयर एमबीबीएस खत्म, एंट्रेंस, रैंक, सीट सिक्योर, देन इंटर्नशिप, देन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे एग्जाम, अभी एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। Is it going to be more difficult or it is going I to be would easier? I would say it will be more organized. It will bring some organized curriculum to the education system. क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि आप समझिए कि एक बच्चा जो एमबीबीएस कर चुका है, जब वो इंटर्नशिप में आया तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो इंटर्नशिप नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है पीजी एंट्रेंस। क्योंकि एमबीबीएस का तो कोई फायदा नहीं है जब तक पीजी ना करे। तो वो इंटर्नशिप के समय में क्या कर रहा है, एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, तो इंटर्नशिप कब करेगा, प्रैक्टिस कब करेगा, कैनल लगाना कब सीखेगा, कैथेटर डालना कब सीखेगा, स्प्रिंट लगाना कब सीखेगा। तो सरकार का यही चैलेंज है। सरकार कहती है क्योंकि एंट्रेंस की तैयारी में इंटर्नशिप का समय बर्बाद कर रहे हैं, इनकी इंटर्नशिप तब शुरू कराओ जब इनकी पीजी की तैयारी खत्म हो चुकी है। तो फाइनल ईयर एमबीबीएस के एंड पे जो नॉर्मल हमारे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होते थे वो बंद किए जाएंगे। एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसके बेसिस पे, इसको नेक्स्ट वन बोलेंगे, नेक्स्ट वन के बेसिस पे आपकी एक रैंक आएगी, आपको वो सीट पता लग जाएगी कि ये मेरे को ही मिल रही है पीजी में। आपको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आप फिर से अपीयर करेंगे, उसमें इंटर्नशिप नहीं शुरू होगी, आप फिर से अपीयर करेंगे अगर आपको पसंद नहीं आई। मान लेते हैं आप 6 महीने बाद फिर से अपीयर किया, आपका स्कोर है, आपको रैंक मिल गया, आपको लगा हाँ ये ठीक है मैं कर सकता हूँ, पीडियाट्रिक्स चाहिए इस कॉलेज में चाहिए, चलो ठीक है, ओके डन, लॉक ठाक, अब इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। तो जब आप उस 1 साल में इंटर्नशिप करेंगे तो आपको पता होगा कि इंटर्नशिप के खत्म होते ही नेक्स्ट 2 होगा, जो एक रैंडम प्रैक्टिकल एग्जाम होगा कॉलेज में। तो जो नेक्स्ट 2 होगा, जो 1 साल आप इंटर्नशिप करेंगे, आपको पता होगा कि उसके बाद मेरी पीजी तैयार है। लेकिन अब यहाँ पे कैच है, जब मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने पीडियाट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो वो जो 365 दिन की 1 साल की इंटर्नशिप है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, व्हाई वुड आई बी फोकस्ड इन ऑर्थोपेडिक्स, व्हाई वुड आई बी फोकस्ड इन ऑब्स एंड गायनी, व्हाई वुड आई बी फोकस्ड इन इमरजेंसी मेडिसिन, जबकि मेरे जीवन का आगे का जो 30 साल है वो कटने हैं पीडियाट्रिक्स में। 3 साल पीजी के और 25-30 साल क्लिनिकल एक्सपीरियंस के। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आप पहले ही उसकी सीट मुकम्मल कर रहे हैं कि भाई तू ऑर्थो करेगा। अब जो ऑर्थोपेडिक्स में जिसने पीजी करनी है उसे गायनी में बच्चे पैदा करवाने में क्या इंटरेस्ट होगा। तो ये चीज़ों में ना बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो अभी ये नेक्स्ट प्रपोज्ड है, बहुत कुछ प्रपोज्ड है, काफ़ी कुछ हुआ है इसके ऊपर, खूब मीटिंग्स हुई हैं, हमने भी खूब बात करी है, खूब इंटरनेट पे पढ़ा है, लेकिन चीज़ों में फ्लॉज हैं। तो होपफुली कि ये अब धीरे धीरे क्लियर होंगे। और नेक्स्ट कुछ नहीं है, इट्स अ प्योरिफाइड वर्जन ऑफ यूएसएमएलई। तभी जैसे यूएसएमएलई मैंने आपसे बोला स्टेप 1 2 3, यहाँ नेक्स्ट 1 2, तो एटलीस्ट कुछ तो सेम ही होगा। तो इस तरह से ये कुछ एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स आने की बात हो रही है। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि नेक्स्ट में जो भी होगा, फिलहाल जो हो रहा है उससे फार बेटर होगा, क्योंकि उससे एक सीरियसनेस आएगी। कभी क्या लेवल ऑफ सीरियसनेस है नहीं एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि कोविड के बाद ना चीजें बहुत बदल गई हैं। कोविड में मैंने एक चीज देखी कि टीचिंग बहुत हुई है ऑनलाइन, लर्निंग नहीं हुई है। पढ़ा है सबने, सब थियोरेटिकल ज्यादा हो रहा है, प्रैक्टिकल नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहा और लर्निंग भी नहीं हो रही है। आप कंप्यूटर पे पढ़ के ना, आपको मोबाइल पे, ऐप पे, दैट इज एन एक्ट ऑफ कन्वीनियंस, दैट इज नॉट एन एक्ट ऑफ कमिटमेंट, इज द राइट वर्ड। चलिए, we'll move the discussion towards you now. जी। I think एक जेनरिक डिस्कशन काफी हो गई है, बट अब आपके बारे में थोड़ा और जानते हैं। मेरे ख्याल से व्यूअर्स भी काफी अब जानना चाह रहे होंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड है, तो we'll talk about that now. Yeah. जी बिल्कुल। So I come from a small town in Haryana. Of course, it's a city, भिवानी करके एक शहर है, and वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। Come from a family of doctors. मेरे फादर वहीं पे डॉक्टर हैं, अब तो खैर he is not practicing anymore, ENT सर्जन है। तो बस उसी माहौल में रहा। He was in government job till about say I was in I think 7th or 8th standard. तो मैंने वही सेटअप देखा सिविल हॉस्पिटल का और वो सारी चीज़ें, एंड देन ही मूव टू प्राइवेट प्रैक्टिस। तो वहीं से मैं आगे बढ़ा। बट क्या जो नॉर्मली डॉक्टर पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है, क्या आप में वो प्रेशर था? नहीं, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। आई वाज, मतलब अब वही बातें बोलते हुए अजीब लगा, बट आई वाज ऑलवेज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मतलब मेरा जो क्लास में क्राइटेरिया था वो ये कभी नहीं था कि मुझे फर्स्ट आना है।
मुझे ये था कि फर्स्ट तो आना ही है, लेकिन जो सेकंड आएगा उसके मिनिमम 5% मेरे और उसमें फर्क होना चाहिए। मेरा ये नहीं था कि मेरे 96% आएंगे और उसके 94.8 आ जाएंगे तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। दैट वाज अ डे ऑफ सैडनेस फॉर मी, क्योंकि फर्स्ट आना वाज नॉट समथिंग व्हिच आई यूज्ड टू लुक अप टू। मेरा ये था कि मेरे 96 तो उसके 91 मिनिमम। चलो तो आप एक बार बता ही दो कि क्या आपका स्कोर रहा था। मेरे आई टॉप्ड माय डिस्ट्रिक्ट इन 10th एंड मैंने मेरे साथ एक छोटी सी जो एक प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि 9th तक मेरा स्कूल था आईसीएसई एंड 10th में सडनली आई वाज मूव टू सीबीएसई सीबीएसई, ओके। बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम सीबीएसई बेस्ड होते थे। तो डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट 10th में आई टॉप्ड एंड मैंने आई थिंक आई वाज 2-3 सब्जेक्ट में तो आई वाज स्टेट टॉपर। तो ऐसा नहीं है उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, बट a lot of newspapers came and they covered 11th में I took PCMB, I took maths also and I took biology also and maths क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लगता था कि देख लेते हैं, मतलब काबिल हैं तो आईआईटी भी कोशिश करेंगे। हालांकि कोई सीन नहीं था उसका। आईआईटी प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस भी कर देता, लेकिन मेंस और मेरे ऑल इंडिया जो मेरा पीएमटी था उसकी डेट एक ही थी, 5th of May। वो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि अगर दोनों अलग दिन होते तो मैं दोनों एग्जाम क्लियर करके दिखाता। एंड 12th में बोर्ड्स में आई गॉट 100 इन बायोलॉजी, 100 इन मैथमेटिक्स, जो अब तो 5-10 साल से मैं फॉलो अप नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे एक स्कूल का रिकॉर्ड था कि बायो और मैथ्स दोनों में 100 कैसे आ सकते हैं। ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर्स, मेरे बायोलॉजी के टीचर डॉक्टर ए के शर्मा एंड घर आए, उन्होंने बोला था एग्जाम से कुछ महीने पहले कि गुरु दक्षिणा होती है, ऐसे होता है वैसे होता है, कि मैथ्स स्कोरिंग है तो सबके 100 आ जाते हैं, बायो में नहीं आते, तो तुमसे मेरी उम्मीदें हैं, वैसे पूरी कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था स्कूल का, टीचर्स का। फिजिक्स टीचर, मेरे फिजिक्स के जो टीचर थे आदेश सर, अभी लखनऊ में रहते हैं सर, तो वो मतलब जब मेरा स्कूल खत्म भी हो गया 12th और मैं कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठ भी गया घर पे और कुछ दिल्ली भी आया, तो he kept following me up and he gave away a few books also for entrance exam कि तुम ये जरूर पढ़ना तुम्हारे लेवल की। तो मतलब I was always a very good student। ये अलग बात है कि जब फिर मैं दिल्ली आया तो मुझे पता लगा कि मेरे जैसे बहुत है। तो मैं अपने शहर, अपने 4-5 आसपास के शहरों का जरूर टॉपर था, लेकिन दिल्ली में मुझे पता लगा कि एक्सपोजर बड़ी चीज है। तो फिर वहां पे देन आई डिसाइडेड कि नाउ आई विल stay here and I will prepare. I never took a drop and then I got into MBBS। फिर वो MBBS खत्म करी। कहाँ से करी आपने MBBS? मैंने एक हरियाणा में ही जगह है अग्रोहा, तो वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, वहीं से मैंने करी है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी MBBS खत्म करी एंड वो MBBS करने के बाद फिर मैं दिल्ली आया और मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे, इनफैक्ट मुझे एमबीबीएस में समझ में आ चुका था कि मेरे को ऑर्थोपेडिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं वही पूछना चाहता था कि आपका रुझान उस तरफ कैसे ज्यादा हुआ कि ऑनेस्टली मतलब सही बोलूं तो मैं 8th स्टैंडर्ड में ही क्लियर हो गया था मुझे कि अगर डॉक्टर बना, मेरे को डॉक्टर और नॉन डॉक्टर का कोई ऐसा वो नहीं था, मेरा 50-50 था, मतलब मैं बहुत श्योर था, बट मुझे था कि लेट्स ट्राई। तो बट ये था तो कि जो दूसरी फील्ड आप वो कह रहे हैं वो इंजीनियरिंग आप सोच, वो इंजीनियरिंग थी, बिकॉज आई थिंक आई मेंशन्ड अबाउट माय कजन जो यूएस जा चुका था, यूएस जाने की बात कर रहा था उन दिनों में, तो खैर नहीं गया था वो। तो मेरे को लगता था कि ये कर रहा है ये भी अच्छा ही होगा, तो आईआईटी भी बड़ी चीज है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे लगता था कि ये भी देख लेंगे एक बार। ऑल्दो माय फादर वाज वेरी क्लियर कि नहीं यार तुम डॉक्टरी के लिए बने हो, डॉक्टरी करो। मुझे लगता था कि व्हाई कांट आई हैव बोथ, जबकि बच्चा था ना उस वक्त, समझ नहीं थी, तो इसलिए मैंने दोनों ले ली कि पढ़ लेंगे, क्या है पढ़ना ही तो है। तो वो बात थी, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स में आना है ये मेरे को क्लियर था कि अगर तो डॉक्टर बना तो ऑर्थोपेडिक सर्जन बनूंगा। ये मेरे को एमबीबीएस में घुसना तो बहुत बात की बात। क्या आपको मैंने देखा था इंस्पिरेशन क्या, ऑर्थोपेडिक सर्जन को देखा था। माय ग्रैंडमदर हैड अ, बिकॉज़ योर फादर वाज अ ईएनटी, हाँ डैडी एनटी में थे, बट माय इंस्पिरेशन वाज समबडी एल्स, somebody who was in his friend circle only। And my grandmother had a fracture of femur bone and it was operated by him। Then one of my aunt had a fracture, it was operated by him। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट बाहर से ना कुछ चीजों में माचोइज्म दिखता है,
तो ऑर्थोपेडिक्स में ना थोड़ा माचोइज्म दिखता था तो वो लगता था कि यार ये चीज सही है। और फिर उसी थॉट के साथ मैं मेडिकल कॉलेज में गया, तो मेरा हमेशा बायस था ऑर्थोपेडिक्स की तरफ, सर्जिकल ब्रांच की तरफ। मैं थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ वर्ड को। मुझे पता था कि मैं मेडिकल ब्रांचेस नहीं ले सकता, मैं फिजिशियन नहीं बन सकता, पीडियाट्रिशियन नहीं बन सकता, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, ईएनटी नहीं कर सकता। ईएनटी में भी सर्जरी होती है थोड़ी बहुत, ऑफ्थल में भी होती है, बट मुझे नहीं करना था वो सब। मेरे को क्लियर था सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें 90 ऑर्थोपेडिक्स 10 सर्जरी। तो मेरे को बिल्कुल क्लियर था, मेरे को पढ़ना हुआ है। और फिर वही हुआ कॉलेज में, वो कहता ना कि आप चाहो दुनिया आपको मिला देती है। एक डॉक्टर अनुराग छाबड़ा मिल गए, ही वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स। सरप्राइजिंगली ये रहा कि उनसे पहले दिन ही मुलाकात हो गई। हालांकि एमबीबीएस में घुसते हैं तो ऑर्थोपेडिक्स तो एज अ सब्जेक्ट लास्ट में आता है। वो हमारे हॉस्टल वार्डन थे, एंड अ वेरी टफ गाय, एंड अ वेरी मैन ऑफ हिज वर्ड्स। खूब डांटा उन्होंने, खूब। मेरा उनके साथ बड़ा बिटर स्वीट रिलेशनशिप रहा, एंड ही वॉज माई इंस्पिरेशन। मैं उनको देखता था, मेरे को लगता था कि यही करना है। तो मैं अभी भी सर के टच में रहता हूँ, काफी ज्यादा रहता हूँ। तो मेरे को कॉलेज में घुसने से पहले एक हाइपोथेसिस था, उनको देख के वो थ्योरी बन गई। मैंने करना तो यही है यार, ये पसंद है मुझे, ये मुझे अच्छा लगता है। अंदर क्या होता है वो बाद में देखेंगे, बट ये ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है। तो बस वही, मतलब लोगों ने ज्यादा इंस्पायर किया। दो लोगों ने, एक तो मेरे डैडी के जो फ्रेंड थे, और एक अंदर चले गए कॉलेज के, तो फिर तो डॉक्टर अनुराग छाबड़ा दिख गए। तो फिर वो उनका ऑरा था, उनसे पूरा कॉलेज ही इंस्पायर्ड रहता था। तो उनका ऑरा था, वो ऑरा देख के और अच्छा लगा। तो वहां से फिर हम इस जर्नी में आगे बढ़ गए। तो आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी? हाँ, मैंने इंटर्नशिप खत्म करी, फिर मैं दिल्ली आया, फिर मैंने पीजी एंट्रेंस की तैयारी करी। उसमें मेरे को क्लियर तो था ही मुझे ऑर्थोपेडिक्स करनी है। एक और क्लैरिटी जो मुझे थी कि मुझे दिल्ली में रहना है, क्योंकि मैं वापस नहीं जाना चाहता था। मेरा जो कॉलेज था ना, तो वो शहर से, हिसार करके एक शहर है, उससे 20 किलोमीटर दूर है। तो बड़ा स्ट्रगल था उन दिनों में उस कॉलेज में रहना, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, मतलब गर्मी भी ज्यादा और मशहूर सर्दी है। भी मतलब जैसे पंजाब में अमृतसर है, ऐसे हरियाणा में हिसार है। गर्मी होती है तो 51 टच कर जाता है। सर्दी होती है तो हमने जो है आसपास कॉलेज के थोड़े रॉ फील्ड थे, मैंने वहां पे बर्फ भी सुबह देखी हुई है कि रात को पानी लगा हुआ था, सुबह बर्फ है। मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर से, मतलब जो बाइक की सीट थी उसके ऊपर से मैंने बर्फ हटाई हुई है कई बार। तो बड़ा एक्सट्रीम था, लेकिन वो भी एक्सट्रीम से ज्यादा क्या था, मेरे को ऐसा लगने लगा दिल्ली आने के बाद दैट आई वाज लिविंग 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन। क्योंकि छोटे शहर से थे ना, स्मॉल टाउन, कोई फैंसी स्कूलिंग नहीं थी। हाँ, 20-25 साल पहले तो लोगों के लिए यही यूएस यूके होता था यही कि था, दूसरे शहरों से, मतलब छोटे शहर से छोटे आकर शहर दिल्ली से लगता था कि आप बड़े शहर आ कोई गए। अच्छे सिविलाइज्ड सिटी में आ गए। रेड लाइट फैसिनेटिंग थी, दिल्ली बन रहा था, फ्लाईओवर बन रहे थे, मेट्रो का काम चल रहा था। तो देख के लगता था, मेट्रो बन भी चुकी थी, काफी मेट्रो बन चुकी थी उस वक्त। तो देख के लगता था कि भाई यही शहर है, यही सब कुछ है। और फिर हम छोटे शहर से, जब बच्चे यहाँ आपस में हमारे जो कंटेम्प्रेरी होते थे बात करते थे, स्कूलिंग मॉडर्न 12 खंबा, स्कूलिंग डीपीएस आरकेपुरम, वो कह रहा है हमारा डिप साइट, और अजीब अजीब बातें होती थी। हमारी स्कूलिंग जो है वो, अब हमारा भी, उनका डीपीएस था, हमारा बीपीएस था, हमारा भिवानी पब्लिक स्कूल था। तो फिर 11th-12th मैंने जहाँ से करी वो थोड़ा सा वहाँ पे हिंदी भाषी स्कूल था। वहाँ मॉर्निंग प्रेयर नहीं होती थी, सरस्वती वंदना होती थी। वहाँ वी यूज्ड टू एड्रेस फेलो स्टूडेंट्स इन 11th एंड 12th बाय भैया एंड बहन। तो वहाँ सुबह ये नहीं बोलते थे यूनिफॉर्म पहननी है, बोलते थे गणवेश क्या है आज आपका। तो थोड़ा, अच्छा। हाँ, 11th-12th मेरा एक ऐसे स्कूल शुद्ध हिंदी। शुद्ध हिंदी, कलिष्ठ। शुद्ध का भी जो शुद्ध वर्ड है वो है कलिष्ठ। तो कलिष्ठ हिंदी का उपयोग किया जाता था। और प्लस वो क्या था कि स्कूल बहुत फेमस है, वो हलवासिया विद्या विहार के नाम से है। बड़े बड़े लोग हलवासिया से पढ़े हुए हैं। डॉक्टर दिव्य कीर्ति जो दृष्टि आईएएस वाले, वो भी हलवासिया के प्रोडक्ट है, मेरे सीनियर है। तो बहुत लोग पढ़े हैं वहां से, बहुत मतलब रत्न दिए हैं इस देश को स्कूल ने, लेकिन प्योर हिंदी है। तो वो थोड़ा सा उस स्कूल में जाके भी मेरे को थोड़ा शौक लगा, क्योंकि आईसीएसई से सीबीएसई हो गया। लेकिन हाँ, उसके बाद दिल्ली आने के बाद बहुत झटका था, बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि छोटे शहर की मानसिकता भी छोटी थी उस वक्त पे, एक्सपोजर नहीं था। तो वो फिर करने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं तो नहीं जाने वाला वापस, चाहे जो मर्जी हो जाए, रोहतक हो, अग्रोहा हो, जयपुर हो, कुछ भी हो। मैं डिग्री के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मैं ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मैं शहर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ऑर्थोपेडिक्स तक के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं तैयार हो गया था एक समय में।
कुछ भी मिलेगा कर लेंगे तो दिल्ली में ही, वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि कंफर्ट जोन था। तो फिर फाइनली कहाँ से करी आपने? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी करी डीएनबी, जो डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड होती है हमारी, वो मैंने करी दिल्ली से ही। एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है, मशहूर हॉस्पिटल है, बत्रा हॉस्पिटल, तो दिल्ली में है बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर। वहीं से मैंने 3 साल अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी। फिर वहाँ मैंने 6 महीने 1 साल जॉब भी करी। तो बहुत, मेरे को लगता है मेरी जिंदगी का सबसे जो ट्रांसफॉर्मिंग टाइम है वो वही था। कौन सी ईयर की आप बात कर रहे ये हैं? बात है 2008, 9, 10। ठीक है। I think that was the most transforming time of my life because I got exposed, and I always believe कि exposure is the best thing. ये सब बाकी बेकार की बातें हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं, ये एक लिमिट के बाद सब फेल हो जाती हैं। You are an outcome of the people that you meet more than the books that you read. तो किताब से पढ़ना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन किताब से पढ़ने के बाद आप एक लिमिटेड दुनिया में, आप ऑथर की दुनिया में जी रहे हो। आपने तो लिखी नहीं, जो ऑथर ने लिखी आप उसकी दुनिया का हिस्सा बन रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे मिल रहा हूं तो मैं आपके और आप मेरी दुनिया का हिस्सा बन रहे हो। करेक्ट। तो यू आर नोन मोर बाय द पीपल दैट यू मीट, एंड यू कैन मीट मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन अ बिगर सिटी, नॉट इन अ स्मॉलर सिटी। वो आप पे है कि आप कितना एब्जॉर्व करते हो। तो मैं तो आई वाज मेस्मराइज्ड। मैं 6-7 महीने 1 साल तो शुरू में तो मैं तो बौखलाया रहता था चीजों को देख देख। So your post graduation finished in 2010. हाँ, 11 precisely 11। And then you started working in Batra. हाँ, मैंने वहीं काम किया अबाउट 11 एंड तक, 12 बिगनिंग तक मैं वहीं था। आप कह सकते हैं Feb 2012 I was there. Then I decided that I will have to move to a city which is closer to my hometown. आने जाना आसान हो जाए, although दिल्ली भी उतना दूर नहीं था। But then I moved to गुड़गांव। मैं गुड़गांव आया हूँ 2012 प्रिसाइसली 5th Feb। तो 5th Feb को मैंने अपना सामान गाड़ी में डाला और मैं यहाँ गुड़गांव आ गया मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा लगने लगा था कि दिल्ली थोड़ा सा इट वाज गेटिंग अ लिटिल कंजेस्टेड जहाँ मैं रह रहा था, ऑल्दो इट वाज अ वेरी पॉश एरिया, बट मेरे को थोड़ा ऐसा लगने लगा कि गुड़गांव गिव्स यू अ लिटिल मोर स्पेस, जो कि आज तो खैर नहीं है, लेकिन उस वक्त पे बहुत लगा था मुझे। और गुड़गांव में आपने कौन सा हॉस्पिटल या क्या? मैं इनिशियली आया तो इनिशियली आई ज्वाइंड एज अ सीनियर रेजिडेंट, आई ज्वाइंड आर्टेमिस। बट मेरा ना शुरू से जो कंसर्न था लाइफ में बड़ा क्लियर था कि जिंदगी में ना 4 तरह के फेजेस होते हैं। पहला होता है जब आप सैलरीड होते हैं, दूसरा होता है जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, सैलरीड में आपको एक सैलरी मिल रही है, आपको 5 तारीख 7 तारीख तक पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, आपकी टेंशन बस सुबह समय से जाने की और शाम को वापस आने की। तो वो फेज ना मेरा हो चुका था ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि हमें छोटा मोटा एक 15-16 हज़ार का स्टाइपेंड भी मिलता था। तो वो सैलरीड वाला स्टेज जो आप बोल रहे हो? नहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को स्टाइपेंड मिलता था, हमें पढ़ने का एक स्टाइपेंड मिलता है। तो वो मैं फेज देख चुका था। हालांकि वो सैलरीड फेज नहीं मानते उसको, लेकिन मैंने मान लिया। तो मुझे समझ में आ चुका था कि सैलरीड तो मैं हूँ, कहीं भी जाऊंगा उस जमाने में 60-70 हज़ार की सैलरी तो मिल ही जाएगी। और वही हुआ, गुड़गांव आया, आर्टेमिस नया फ्लरिश कर रहा था, बना ही था, तो घर के पास था, तो मैंने ज्वाइन कर लेते। तो पता था कि 60-70 हज़ार रुपये तो है ही है, आई थिंक विद इन। और उससे पहले मैं बत्रा में भी काम कर चुका था कुछ महीने, तो वहां पे भी मेरी सैलरी थी 50-55 हज़ार। तो मुझे समझ में आ चुका था कि सैलरी तो मिल ही जाएगी कहीं पे भी, वो तो अश्योर्ड है। व्हाट नेक्स्ट? तो मुझे समझ में आया कि सैलरीड फेज के बाद दूसरा फेज आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है कि आपको ही मेहनत करनी है। यहाँ पर सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे की टेंशन नहीं है। यहाँ बड़ी टेंशन ये है, सुबह उठो, कुआं खोदो किसी के लिए, उसमें से अपना एक मग्गा या बाल्टी पानी निकाल के घर आ जाओ। जितना समय कुआं खोदने में लगाओगे वही समय काम करना है। नहीं खोदोगे तो घर बैठो आराम से मस्ती करो। आपने बुला लिया मिलने के लिए, सैलरी नहीं आ सकता ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में मेरे को थोड़ी फ्रीडम दिखी कि अरे आपने बुलाया, चलो कोई बात नहीं, जब मर्जी बनाएगा आपके पास चले जाएंगे। तो उस फ्रीडम की कीमत क्या है? उस फ्रीडम की कीमत थी कि सिक्योरिटी खत्म हो रही थी सैलरी की। तो मुझे समझ में आया कि सैलरी कितनी है, 60 हज़ार 70 हज़ार, मैंने चलो 75 पकड़ लेते हैं। मैंने उसको दिन में ब्रेक डाउन कर लिया, तो 25 दिन काम कर रहे हैं, दिन का 3,000 रुपये हो गया। मैंने ज्वाइन करने के आई थिंक दूसरे तीसरे महीने में जॉब छोड़ दी। आर्टेमिस? हाँ, बहुत कलेश हुआ, फादर ने, सब बहुत लोगों ने, साथियों ने बोले क्या पागलपन है। मैंने कहा 3,000 रुपये दिन का ही तो है, कर लेंगे कोशिश। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा लगने लगा कि
मेरे को एक किसी को हायर कर लेना चाहिए। मैंने एक लड़का रख लिया 10-15 हज़ार रुपये में, उसको मैंने अपने विजिटिंग कार्ड दिए, और ओल्ड गुड़गांव जो आज उतना नहीं मतलब वो है, तो उस जमाने में ओल्ड गुड़गांव ही सब कुछ था। ये साइड जो गुड़गांव की जहाँ हम बैठे हैं तब डेवलप भी हो रही थी, तो वहाँ रेलवे रोड है, ओल्ड रेलवे रोड है, न्यू रेलवे रोड है, सेक्टर 4 है, 5 है, 7 है, न्यू कॉलोनी है, पालम है, 22-23 है, तो ये। और प्लस अगर हम थोड़ा उधर जाते हैं तो कुछ गांव आते हैं, फरूख नगर एक प्रोमिनेंट छोटा एरिया है, चंदू, बुधेरा, काफी कुछ है। और क्योंकि मैं उन एरिया से वाकिफ था जहां आज द्वारका एक्सप्रेसवे बन गई है, तो मैंने वहां जा जाके छोटे छोटे अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में काम करना शुरू किया। अब कहीं से प्लास्टर के 500 मिल गए, कहीं से पेशेंट देखने के 500-400 पेशेंट देख लिए 200-200 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है कि दिन के 3,000 का जुगाड़ मैंने कर लिया। मुझे समझ में आ गया कि दिन के 3,000 का जुगाड़ जब मेरा हो गया तो सैलरी वाली सिक्योरिटी तो आ गई है। अब किसी दिन नहीं गया, मन नहीं है, मौसम अच्छा है, बारिश हुई है, नहीं जाना आज, तो वो जो सुकून मैंने कमाया, मेरे को उस सुकून की बहुत कीमत लगी। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, अगले दिन जाके 6,000 की डबल काम कोशिश कर करेंगे। हम्म। और मुझे ये फंडा बड़ा अच्छा लगने लगा सेल्फ एम्प्लॉयड होने का। और उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी थी। मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, किसी के नर्सिंग होम में जाके कर रहा हूँ, वो गायनेक का नर्सिंग होम है, वो कह रही है आप ही देखो, आप आए हो, आप करो, आपको समझ आनी चाहिए। मैंने कहा मैडम ये चाहिए, ये चाहिए, कह रही जो है यही है। तो मैंने करेंगे, तो सब किया हमने। उससे क्या होता है, उससे आप थोड़े अजाइल हो जाते हो, आप में मैलेबिलिटी आ जाती है, आप एडजस्ट करना सीख जाते हो अलग अलग माहौल में, सर्कमस्टेंसेस में, आप फ्रूगल हो जाते हो बेसिकली। तो वो मेरे को काफी उससे हेल्प मिली। ट्रैवल था, रात भी कॉल आती थी, पूरे दिन काम नहीं किया, रात को 2 कॉल आ गई, इमरजेंसी कॉल, ऑफ कोर्स दैट मींस स्लाइटली मोर मनी। तो मुझे लग गया ये ठीक है कि रात को कॉल आ जाए, वो ज्यादा अच्छा है। दिन में इतनी मेहनत करके इतना मिलता है, रात को इतनी करके इतना मिलता है। तो मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को नेविगेट करता रहा, करते करते बीच भी मेरे को एजुकेशन का सेक्टर पसंद आ गया, क्योंकि आई लव्ड टीचिंग। तो मैं वहां पे भी घुस गया साथ में। तो मैंने सैटरडे संडे को लेक्चर लेने शुरू कर दिए, क्योंकि संडे प्राइमरली कहीं अस्पताल खुलते नहीं है, ओपीडी कहीं होती नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो मैं सैटरडे को अपना जाता था, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा, लेक्चर लेके वापस आ गया। सो आई वाज वर्किंग एट माय ओन टर्म्स। तो वो मेरे को फिर सेल्फ एम्प्लॉयड का फेज बड़ा पसंद आ गया। उसमें मेरे एथिक्स हैं, मेरी मर्जी है, कोई मेरे पे प्रेशर नहीं डाल सकता कि ये दवाई लिखनी है, ये नहीं लिखनी है, ये टेस्ट लिखने हैं, ये नहीं लिखने हैं, एमआरआई होगा तो इतना होगा, अंदर से होगा। बिकॉज क्या होता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, एक वो ऐसे ऐसे बना देते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ। मेरे पास तो मैं उस चीज से अलग होना चाहता था। हाँ हाँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर मेरी जिंदगी आगे बढ़ने लगी, तो फिर मुझे समझ में आया कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड तो हो गया, इसके बाद क्या? क्योंकि मेरा क्या है कि ना, इसके बाद क्या, ये मेरी जिंदगी में बहुत है। फिर मुझे समझ में आया कि एक बिजनेस नाम की भी चीज होती है। बिजनेस क्या होता है कि आप बहुत सारे सैलरीड लोगों को रखते हो, जो मेरा पहला फेज था, और आप उनके साथ सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हो। सो बिजनेसमैन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरीड प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड। बेसिकली इसमें सैलरीड लोगों को रखो, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ। और जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड उनके साथ होते हो, तो इसका मतलब अब इस वक्त पे आप अपना पैसा और अपना समय दोनों लगाते हो। सैलरीड में आप सिर्फ समय देते हो, आपको पैसा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में आप समय भी लगाते हो, अपना स्वेट भी लगाते हो, और आपको पैसा मिलता है, और जितना लगाओगे उसके प्रोपोर्शन में मिलेगा। तीसरा बिजनेस है, इसमें आप समय, स्वेट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपना स्किल लगाते हो। किस चीज का स्किल? ऑफ मैनेजिंग सैलरीड पीपल। इस दुनिया में सबसे बड़ा काम काम करना नहीं है, लोगों से काम कराना है। तो वो तीसरा फेज में जब मैं एंटर हुआ, तो मैं अपने होम टाउन गया। ये भी आइरॉनिक बात है, कल परसों इस बारे में जिक्र हो रहा था किसी से। तो मैं अपने होम टाउन गया और अपने फादर के पास बैठा, तो उन्होंने बोला कि ये जो तुम्हारी ट्रेजेक्टरी है, ये नॉर्मल तो नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कहा ये ऐसे तो कोई नहीं करता है। मैंने कहा जो हो रहा है होने दो। तो उनके एक फ्रेंड आए हुए थे, उन्होंने जिक्र किया, ही इज फ्रॉम फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, उन्होंने जिक्र किया कि शहर से 10-12 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल बना था, एक ट्रस्ट ने बनाया था, और अब वहाँ कबूतर है अंदर, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 150 बेड का है, लेकिन वो कभी चला नहीं पाए। तो वैसे ही गाड़ी पे उनके साथ गए, देखा, बिल्डिंग देखी, बहुत बड़ा 3 एकड़ में अस्पताल, 150 बेड, दुनिया भर की मशीनें अंदर पड़ी सड़ रही हैं। मैंने कहा किसका है? उन्होंने बताया इनका है। बात करी ओनर से और लीज पे ले लिया। और उस वक्त उस अस्पताल को चलाने के लिए पहले महीने में अप एंड अबाउट कर दिया, रेडी कर दिया, क्योंकि सब कुछ था ही, सिर्फ टैलेंट ही लाना था, डॉक्टर्स ही लाने थे, सैलरी डॉक्टर लाने। तो 10.5-11 लाख रुपए की सैलरी हुई थी उन डॉक्टर्स की, जिसपे वो आए थे महीने की, इंक्लूडिंग पैरामेडिकल एंड एवरीबडी। अस्पताल का नेट रेवेन्यू था 75,000 रुपए। तो
वहां पे मेरे को रिस्क टेकिंग मेरी जो कैपेबिलिटी है वो काम आई। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। तो वहां पे मुझे समझ में आया, अस्पताल का नाम है बाबा योगी नेतानाथ हॉस्पिटल, BYNH, लोहानी गांव है। तो वहां से फिर मैंने वो हॉस्पिटल रन करना शुरू किया अलॉन्ग विद द एक्चुअल ओनर्स हु वर फ्रॉम मुंबई। तो जब मैंने वो अस्पताल चलाना शुरू किया, फिर मेरे को समझ में आया कि अस्पताल तो पैसे कमा नहीं रहा है, क्योंकि वो जीरो से नहीं माइनस से शुरू किया था। जीरो होता है आप बनाते हैं और आप चलाते हैं, ऑलरेडी माइनस में था कि शुरू होकर बंद हो चुका था। तो फिर चलाते चलाते मुझे समझ में आया कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे तो हर महीने नुकसान होगा। तो फिर ऊपर नर्सिंग कॉलेज चालू किया, अगेन एजुकेशन बीच में ले आया मैं, ANM GNM उसी बिल्डिंग, क्योंकि अंडर यूटिलाइज इंफ्रा था ना, मैं जगह खाली नहीं देख सकता, एवरी इंच शुड मेक मनी। तो फिर मैंने ऊपर ANM GNM चालू किया। दे वर ऑलरेडी इन कॉन्वर्सेशन विद समबडी बट आई एग्जीक्यूटेड इट। फिर मेरे को समझ में आया व्हाट नेक्स्ट। तो हमारे उस एरिया में काफी एक्स आर्मी मैन रहते हैं जिनका एक पैनल होता है ECHS। फिर मैं ECHS लेके आया उस हॉस्पिटल में, मेरे शहर में आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग ECHS इन सच अ लार्ज सेटअप। उसकी अप्रूवल्स, उसकी इंस्पेक्शन, QCI, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया आए, सब आया, सब कुछ हुआ, इंस्पेक्शन सब कुछ हुआ। वी ब्रॉट ECHS, वी स्टार्टेड माइक्रो इंश्योरेंस ओवर देयर। छोटे कस्बे में वहाँ इंश्योरेंस का कोई लेना देना भी नहीं होता, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को बुलाया। मैंने कहा मैं खुद एजेंट बनने को तैयार हूँ, हमारा हॉस्पिटल एजेंट बनेगा। जो पेशेंट हमें दिखाने आता है उसकी OPD फीस आई थिंक उस वक्त 5 रुपए थी जब मैंने शुरू किया था, फिर हम धीरे धीरे 20 रुपए पे लेके गए। तो हमने बोला कि आप 20 रुपए भी मत दो, आप 20 रुपए की इंश्योरेंस करा लो। तो 20 इंटू 30 दिन की आप इंश्योरेंस कराते हो, 600 इंटू में 12 महीने 7200 रुपए की आप प्रीमियम भर दो, आप इंश्योरेंस करा लो हमसे, आपको हम हमेशा फ्री देखेंगे, आपके परिवार को एक करा लो, हम सबको फ्री देख लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमें उस 20 रुपए से हमारे वो लाखों रुपए की तनख्वाहें तो पूरी होने नहीं वाली थी। तो ये तो समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा करना है। तो माइक्रो इंश्योरेंस लाए, ECHS लाए, फार्मास्यूटिकल्स में काफी हमने वहाँ चेंजेस किए, अच्छी ब्रांड की दवाइयाँ रखी, वी ब्रॉट इन अनदर पीपल, कुछ और साथ में टाइप्स किए। 2013 एंड से 2017 अक्टूबर तक मैंने वो चलाया। फिर उसके बाद इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इन मैनेजिंग 4 फ्रंट्स, A एजुकेशन ऑन वीकेंड्स, B खुद की प्रैक्टिस इन गुड़गांव एंड इन दैट हॉस्पिटल, C द कम्यूट बिटवीन गुड़गांव एंड दैट प्लेस, बिकॉज मैं संडे रात को अपने एजुकेशन के लेक्चर से आता था, मंडे को मैं यहाँ OPD करता था, ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग मैं यहाँ से वहाँ निकलता था, और फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रात को मैं वापस आता था, फ्राइडे को यहाँ OPD करता था, सैटरडे सुबह की फ्लाइट लेके फिर लेक्चर लेने जाता था। सो आई वाज वर्किंग नॉन स्टॉप। थैंकफुली नथिंग हैपेंड, कोई सड़क दुर्घटना ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दो बार होते होते बची। तो 4 साल में मेरे को समझ में आ गया कि ये कम्यूट तो काफी मुश्किल हो गया। देन आई गॉट अ कपल ऑफ पीपल विद मी एंड आई सेड नाउ यू टेक ओवर, यू रन द शो। सो दे आर स्टिल रनिंग इट, इट्स डूइंग गुड। That hospital is still there? It is still there. It is Okay. still there. It is still there, and वो जिनका था ट्रस्ट का, then the entire hospital was bought over, पूरा ले लिया गया, और काफी कुछ हुआ फिर उसके बाद। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, बट वही होता ना कि either you earn or you learn. I did both.